नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। बस कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के एक विशेष भवन में पहुंचे। प्रधानमंत्री का यह सरप्राइज विजिट था। बस गिने चुने लोगों को ही पता था कि प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला नए संसद भवन पर जाकर रुका। वो करीब 1 घंटे तक वहां रुके। नई लोकसभा कैसे बन रही है, नई राज्यसभा के लिए काम कितना पूरा हो गया है, मोदी ने पूरा जायजा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री उन कारीगरों से मिले, उन मजदूरों से मिले जो संसद भवन बनाने में जुटे हैं। नरेंद्र मोदी का यही वर्किंग स्टाइल है। मोदी के विरोधी ये नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, जबकि मोदी लोकतंत्र का नया मंदिर बनवा रहे हैं। रामनवमी के मौके पर करोड़ों हिंदू आज मंदिर जाते हैं। मोदी के लिए संसद भी एक मंदिर ही है, इसीलिए मोदी यहां गए। याद कीजिए वो तस्वीर जब मोदी पहली बार संसद गए थे, तब भी उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया था। मोदी क्या हैं, उनके विरोधी आज तक नहीं समझ पाए। इसीलिए आज भी मोदी सबसे पॉपुलर एंड पावरफुल है। नया सर्वे भी यही बताता है। देश की नई संसद का फर्स्ट लुक अद्भुत है। मोदी ने सीधे स्पॉट पर जाकर देखा है कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। मोदी ने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली है। एक एक डिटेल मोदी को शेयर की गई है। गैलरी से गुजरते हुए, कुर्सियों के बीच से होते हुए, सांसदों के बैठने वाली सीट को देखते हुए, स्पीकर जहां बैठेंगे उसे एक्सप्लोर करते हुए, जिन्होंने इस नई संसद को खड़ा किया उनकी बातों से समझते हुए। मोदी का यह सरप्राइज विजिट 2024 से पहले का सबसे बड़ा सरप्राइज है। इसमें प्राइड है तो क्या इसमें मोदी वेव की भी आहट है? मोदी वर्सेस ऑल की फाइट बहुत टाइट हो गई है, या 24 के लिए पब्लिक की नजरों में मोदी ही राइट है, मोदी ही फर्स्ट चॉइस है? क्या 24 में मोदी के लिए 400 प्लस का रास्ता साफ हो गया है और पेंच फंस गया है? 2023 के मोस्ट पावरफुल इंडियंस की लिस्ट आ गई है। यह हेडलाइन पढ़कर किस खेमे में सनसनी मच गई? मोदी किस पोजीशन पर हैं? राहुल को कितने नंबर मिले हैं? केजरीवाल टॉप 10 में है या टॉप 10 से बाहर हैं? सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में ममता कितने नंबर पर फिट हुई हैं? नीतीश को क्या रैंकिंग मिली है? प्रियंका सोनिया गांधी कहां खड़ी हैं? अखिलेश, केसीआर, स्टालिन, ठाकरे और भाईजान को कौन सी रैंकिंग मिली है? 2023 की पावरफुल लिस्ट में नंबर 1 पर वो यूं ही नहीं है। यहां पर वो कौन है? फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ी देर में करेंगे। कौन कहां खड़ा है, कौन किस पर भारी पड़ा है, फुल डिटेल देंगे। ममता धरने पर बैठी है, 100 मोस्ट पावरफुल लोगों में कहां खड़ी है? राहुल की पार्टी अभी से सपना देखने लगी है, मोदी का जाना तो तय है, ये तक कहने लगी है। कांग्रेस ये कहकर माहौल बना रही है कि राहुल का नाम सुनकर तो मोदी कांप उठते हैं। मोदी की बात कोई नहीं सुनता, दुनिया तो राहुल की सुनती है, यह तक बोला जा रहा है। सारे विपक्ष एकजुट हो चुके हैं। इसका मतलब आज नहीं तो कल हिंदुस्तान की सत्ता से मोदी जी आपको चले जाना तय हो रहे हैं। राहुल गांधी जी की समर्थन में एक नए तरीके से लहर पैदा हो चुके हैं। मगर 100 सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में राहुल ऊपर चल रहे हैं या अभी से ही नीचे खिसक गए हैं? मोदी की आंखों में राहुल का डर, क्या इस नैरेटिव का जनता पर हो रहा है असर? लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार के लिए सड़क छाप भाषा का प्रयोग, क्या यह है सिर्फ एक संयोग? राहुल को 10 में से 10 नंबर, क्या यह सब हो रहा है कांग्रेस के वॉर रूम से स्पॉन्सर? मोदी हटाओ मिशन के एक और स्पॉन्सर अरविंद केजरीवाल हैं। आपकी प्रिंटिंग प्रेस से फटाफट पोस्टर निकल रहे हैं।
गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, फ्लाईओवर के ऊपर, फ्लाईओवर के नीचे, एक राज्य से दूसरे राज्य, सबके हाथ में मोदी हटाओ वाली बात। हैशटैग ट्रेंड। मोदी के लिए अनपढ़ प्रधानमंत्री वाली आपत्तिजनक स्क्रिप्ट। 11 अलग अलग भाषाओं में वही टेक्स्ट बार बार रिपीट। जबरदस्त लाइट कैमरा एक्शन, फुल वीडियोग्राफी। मोदी को नीचा दिखाने के लिए, मोदी के खिलाफ नेगेटिव सेंटिमेंट बनाने के लिए हर घंटे नया नैरेटिव। पहले एक नेता आएगा, कैमरे पर मोबाइल दिखाएगा, पोस्टर में क्या है यह बताएगा। फिर दूसरा नेता आएगा, भीड़ लेकर आएगा, सबको पोस्टर पकड़ाएगा और मोदी मोदी चिल्लाएगा। राहुल और केजरीवाल दोनों की पार्टियों का पैटर्न सेम टू सेम। यह है 24 वाला मोदी हटाओ गेम। देखिए ये पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, और ये पोस्टर लगते ही एक दरोगा जी पहुंच जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी के दरोगा जी। ये दरोगा जी जाते हैं और ये पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ होना चाहिए? पूरा भारत एक ही निष्कर्ष पे पहुंच रहा है कि 2024 में वर्तमान प्रधानमंत्री जी के रहते समस्याओं का समाधान नहीं होगा, संविधान नहीं बचेगा। तो सबकी मूल जो भावना है वो एक ही भावना है कि 2024 में मोदी जी को हटाना पड़ेगा। लेकिन क्या केजरीवाल का यह पोस्टर वाला गेम 24 में मोदी को डेंट लगा पाएगा, या यह पोस्टर ही फट जाएगा? 2023 की मोस्ट पावरफुल लोगों की लिस्ट में केजरीवाल की क्या हालत है? क्या उन्हें घबराहट है? शुरुआत राहुल से करते हैं। कांग्रेस यह तो कह रही है कि राहुल पूरे देश के दिल में बसते हैं, लेकिन सर्वे कह रहा है, पावरफुल लोगों की लिस्ट कह रही है कि राहुल चुनावी रेस में कहीं नहीं दिख रहे। 2023 के 100 सबसे ताकतवर हिंदुस्तानियों की लिस्ट में नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर है, जबकि राहुल की रैंकिंग नंबर 15 है। इस लिस्ट में सोनिया गांधी नंबर 30 पर हैं, जबकि प्रियंका गांधी टॉप 50 में भी नहीं है। प्रियंका की रैंकिंग 65 है। यानी राहुल की संसद सदस्यता जाने से उनका पॉलिटिकल स्ट्रेचर नहीं बढ़ा। मोदी को फिलहाल तो कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा। हां, मोदी के नाम के आगे कांग्रेस तानाशाह वाला टेक्स्ट फिट करके यह नैरेटिव जरूर बनाना चाहती है कि मोदी तो सबको खामोश करने पर आमादा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि खुद राहुल को ही देश अभी तक सीरियसली नहीं ले पाया है। इनके मुंह पर अपमान ही चलता है, अपमान के अलावा और कुछ दिखता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। अपमान 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 अपमान। कहीं ना कहीं जो मंशा दिख रही है इतनी फुर्ती से काम करने का, उसमें पॉलिटिकल एजेंडा मुझे दिखता है। लोकसभा से निकाल देना, मकान खाली करवाना, ये पॉलिटिकल प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ मुझे पूरा कदम दिखता है। संसद से निकाल कर एक उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है कि भारत सरकार के खिलाफ जो अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, पार्लियामेंट में बोलने की कोशिश करेगा। जो अदानी इशू को लेकर इतने मुखर रूप से राहुल जी बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का जो काम सरकार करना चाहती है। और मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है। पहली बार आपने देखा होगा, जो दल विपक्ष के दल थे, जो कभी एक मंच पर नहीं आते थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, चाहे वो उद्धव ठाकरे का पार्टी है, सब कम्युनिस्ट, वो सब एक मंच पर आए हैं और सरकार के और जो पूरा राहुल जी के साथ हुआ उसके विरोध में खड़े हुए हैं। तो ये भविष्य की राजनीति का भी एक परिचय है कि आने वाले समय में सब इकट्ठे मिलकर इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। राहुल के लिए सोशल मीडिया पर माहौल तो खूब बनता है, राज तिलक वाला ढोल भी बजता है। 24 में राहुल का पीएम बनने वाला शोर भी मचता है। लेकिन फिर पता चलता है कि 23 के पावरफुल लोगों की लिस्ट में राहुल 15वें, सोनिया 30वें और प्रियंका 65वें नंबर पर है। यानी चाह 24 में पावर हासिल करने की है, लेकिन फिलहाल तो वो खुद ही पावरफुल नहीं है। कांग्रेस का इकोसिस्टम अपनी जमीन हासिल कर नहीं पा रहा, लेकिन मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। रोज रोज नई कहानी ही सुना रहा है।
मुझे लगता है देश की जनता ये जरूर देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, उनके तमामों सांसद, उनके मंत्री आज भगोड़ों, डकैतों और चोरों के बचाव में पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है कि इस देश को ये समझाएं पहले कि इस देश के विपक्ष की सबसे मजबूत और सबसे प्रखर आवाज को इस तरह से आपने सदन से निकालने का काम किया। पहले देश की जनता को समझाएं। सोचिए, अमित शाह पहली बार खुलासा करते हैं यूपीए की सरकार ने कैसे उन्हें फर्जी केस में फंसाया, अधिकारियों पर दबाव बनाकर मोदी का नाम लेने के लिए कैसे धमकाया, ये तक कहते हैं। कुछ घंटों पहले जब मोदी कैमरे पर आए थे तो उन्होंने भी यही किस्सा सुनाया था, देश को बताया था कि उन्हें फंसाने के लिए यूपीए की सरकार ने क्या क्या नहीं किया। कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में बड़े बड़े नेता कहते थे, जनसंघ को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे जी। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। और हम बचे हैं, हम फले हैं, फूले हैं तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से बढ़े। लेकिन अब कांग्रेस का इकोसिस्टम इसमें भी पॉलिटिकल लाइन लेकर बैठ चुका है। कांग्रेस पर जो आरोप अमित शाह ने लगाए हैं, कांग्रेस उस पर सफाई नहीं दे रही, उल्टे मोदी को ही, अमित शाह को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। अमित शाह जी तड़ीपार रहे, अरेस्ट भी हुए। अगर ऐसी कुछ बात थी तो क्या अमित शाह जी को इस देश की न्यायतंत्र पे विश्वास नहीं था? हाई कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट थी, आज तक क्यों चुप रहे? वहाँ बता देते सुप्रीम कोर्ट को कि मेरे पर दबाव है। आज जाके किसी कॉन्क्लेव में जाके बोल देना मोदी जी को खुश करने के लिए या कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। हमने कौन सा केस किया था? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कोई केस ही नहीं किया था। कांग्रेस का एक नेता कहता है कि मोदी और अमित शाह को यूपीए की सरकार ने नहीं फंसाया, फिर दूसरा नेता कैमरे पर आता है और कहता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तो यूपीए की सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो जेल में नहीं है। इसी से अंदाजा लगाइए कि अमित शाह ने जो कुछ भी कहा उसमें दम तो दिखता है। देखिए, ऐसा है, शुक्र करें यूपीए सरकार का, नहीं मोदी भी और अमित शाह दोनों जेल में होते और कुछ बचाने वाले भीतर भी थे। और आज ऐसी भाषा बोल रहे हैं, हरेन पंड्या का किसने मर्डर कराया है और 2000 जो कत्ल किए हैं वहां पर, इसके पीछे किसका हाथ था? न होम मिनिस्टर रहते, न प्राइम मिनिस्टर रहते, लड़ने लायक ही न रहते। कांग्रेस ने कोशिश तो खूब की, लेकिन मोदी की रेटिंग पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मोदी विरोधी कांग्रेस का खेमा जितना नीचे गया, मोदी के नंबर्स उतने ज्यादा बढ़े। एक कोशिश अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ एक नई कहानी बना रहे हैं। भीड़ इकट्ठा करके सबको मोदी विरोधी पोस्टर पकड़ा के अपने नेताओं से फोटो खिंचवा रहे हैं। मोदी की तर्ज पर जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इन समस्याओं के समाधान निकालने की जगह देश के शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को ठीक करने की जगह पूरी ताकत के साथ ऐसे लगता है जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिद पकड़ ली हो कि हमें इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना है। केजरीवाल की मोदी हटाओ देश बचाओ वाली यह कहानी जंतर मंतर से शुरू हुई, फिर दिल्ली विधानसभा के भीतर पहुंची और सिलसिलेवार ढंग से आम आदमी पार्टी ने देश के अलग अलग राज्यों में पूरी मुहिम छेड़ दी। मोदी के खिलाफ पोस्टर वॉर की शुरुआत कर दी। जगह जगह पोस्टर फैलाकर मोदी को नीचा दिखाकर केजरीवाल 24 वाला शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। अनपढ़ प्रधानमंत्री वाला हैशटैग घुमाकर 24 वाला माइलेज लेने की फिराक में हैं।
लेकिन 23 के मोस्ट पावरफुल लोगों की लिस्ट यह कहती है कि केजरीवाल तो मोदी को टक्कर देने के मामले में राहुल से भी नीचे हैं। राहुल 15वें स्थान पर हैं तो केजरीवाल 16वें पायदान पर हैं। यानी इस रेस में मोदी के ये दोनों ही कॉम्पिटिटर काफी पिछड़ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके मोदी को टारगेट दोनों ही मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। राहुल गांधी जी हार्वर्ड के पढ़े, कैम्ब्रिज के पढ़े, और जब ही तो उनकी बात कोई नहीं समझ पा रहे। IIT के पढ़े अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। तो मोदी जी ने खुद ही कहा था कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुश्किल से हाई स्कूल कर लिया हूँ, और इनकी डिग्री भी फर्जी है मोदी जी की। और पहले इन्होंने MA किया, फिर बाद में BA किया है। तो फर्जी डिग्री बाद में बना करके योग्य बनना चाहें, लेकिन उनके कर्मों ने ये बता दिया कि वो कम पढ़े हैं, अशिक्षित हैं, और जब भी इस तरह से देश में विपक्ष के साथ ऐसा कर रहे हैं। झूठ बोलने में उनको डर नहीं लगता, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। 24 में मोदी को कंपटीशन देने के मामले में राहुल और केजरीवाल की तुलना में ममता की पावर रैंकिंग काफी हाई है। दीदी तो राहुल और केजरीवाल दोनों से ही ऊपर हैं। लिस्ट में मोदी नंबर 1 है तो ममता 13वीं पोजीशन पर हैं। ममता के ठीक नीचे नीतीश कुमार हैं। इसके बाद राहुल और केजरीवाल हैं। ये वो सारे चेहरे हैं जो मोदी के खिलाफ एक मंच पर आना तो चाहते हैं, उसी भाषा में बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंट भावचे जीत जाएगा, नहीं जाएगा, इंतजार तो करो। कर्नाटक में क्या होगा, कर्नाटक का जनता ये ठीक करेगा। ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट 3-4 बीजेपी रूल स्टेट, all the state belongs to India, will come together today, মানে this election, this year election, next year election। तार आगे सब नेताদের जेले भरे दाओ। आपको सोचना क्या है, 2024 का पहले रुपया बंद कर दो तो ममता जी का गवर्नमेंट नहीं चलेगा। प्लीज लिसन बीजेपी लीडर्स, we are not your bonded laborers, neither your servants, we are the citizen of this country, please remember। पहली बार आपने देखा होगा जो दल विपक्ष के दल थे, जो कभी एक मंच पर नहीं आते थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, चाहे वो उद्धव ठाकरे का पार्टी है, सब कम्युनिस्ट, वो सब एक मंच पर आए हैं और सरकार के और जो पूरा राहुल जी के साथ हुआ उसके विरोध में खड़े हुए हैं। तो ये भविष्य की राजनीति का भी एक परिचय है कि आने वाले समय में सब इकट्ठे मिलकर इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। वैसे जिस विपक्षी एकजुटता की बात दीदी और कांग्रेस कर रही है, उन्हें पावरफुल लोगों की लिस्ट स्क्रॉल डाउन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बाकी के पीएम कैंडिडेट्स जैसे स्टालिन 34वें, केसीआर 35वें और शरद पवार 57वें स्थान पर हैं। और फिलहाल तो सिचुएशन यह है कि मोदी विरोधी खेमे में सबकी अपनी अपनी पावर टसल चल ही रही है, और हो न हो 24 में इसके बेनिफिशियरी मोदी ही बनते दिख रहे हैं। रामनवमी के दिन सुबह शांति रही, दोपहर में पूजा पाठ हुआ, लेकिन शाम में परेशान करने वाली खबरें आने लगी। परेशान करने वाली खबर गुजरात से आई, महाराष्ट्र से आई, बंगाल से आई। इन तीनों ही राज्यों में अभी चुनाव नहीं है। यहां कम से कम 12 महीने बाद चुनाव होंगे। अगली रामनवमी से पहले लोकसभा चुनाव अनाउंस हो चुके होंगे। तो क्या राम के नाम पर 1 साल पहले से बवाल मचाने की तैयारी हो रही है? क्या इस रामनवमी से अगली रामनवमी तक हिंदू मुसलमान की लड़ाई चलेगी? यह झगड़ा कौन करा रहा है? इससे किसे फायदा होगा? 2014 से पहले बीजेपी की विरोधी पार्टियां कहती थीं कि मोदी सांप्रदायिक हैं। अब मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी को सांप्रदायिकता से लड़ना है। तो सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है? इस रिपोर्ट में आपके सभी सवालों के जवाब हैं। सनातन का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा शो, आज सबसे बड़ा हिंदू बनने की होड़ लगी है। श्री राम का जन्मोत्सव मनाने 12मासी हिंदू भी आए और सेकुलर हिंदू भी आए। कुछ जोड़ने के लिए आए तो कुछ ने अपना बचा खुचा बचाने के लिए राम की शरण ली।
योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ पीठ में सनातन परंपरा से कन्या पूजन किया। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कन्या पूजन के बाद उनको अपने हाथों से भोजन कराया। मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला के मनसा देवी मंदिर में हवन किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत देवनगरी हरिद्वार में सन्यासियों के दीक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए। जिनको भगवा से परहेज है, उन्होंने भी आज भगवा धारण किया। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी हवन पूजन के बाद कन्या पूजन किया। दूर सुदूर तेलंगाना और कर्नाटक में भी प्रभु श्री राम का प्रकटोत्सव मनाया गया। निजाम और ओवैसी के शहर हैदराबाद में श्री राम की शोभा यात्रा निकली। ओडिशा के भुवनेश्वर में धर्मेंद्र प्रधान ने राम मंदिर में पूजा की। राम जोड़ते हैं, राम के नाम पर हिंदू वोट भी जुड़ते हैं। राम हमारे जीवन से लेकर के पूरे जगत में प्रतिष्ठित हो, और जो राम मंदिर एक सपना जैसा लगता था, मैंने लोगों को कहते हुए देखा कि क्या हमारे आंखों के सामने कभी वो दिव्य भव्य राम मंदिर बन पाएगा जिसके लिए हम सैकड़ों वर्षों से संघर्ष करते रहे। आज हमें अपने आंखों के सामने अगले ही वर्ष जनवरी में भगवान राम लला के दिव्य भव्य मंदिर में उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। जब 100 करोड़ वोट में 80 करोड़ हिंदू वोटर हों तो राम की डिमांड बढ़ना स्वाभाविक है। सवाल है कि हिंदू वोट का रिमोट किधर है? क्या हिंदू वोट का रिमोट अयोध्या में है, या हिंदू वोट का रिमोट मथुरा या काशी से चलता है? क्या हिंदू वोट छोटे छोटे मंदिरों से कंट्रोल होता है? क्या हिंदू वोट पर शोभा यात्राओं का असर है? क्या हिंदू ऐसी पत्थरबाजी से अपना वोट डिसाइड करते हैं? नरेंद्र मोदी की पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो धर्म और जाति दोनों से लड़ रही है और दोनों मोर्चों पर लड़ रही है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, सवर्ण, ब्राह्मण, बनिया, गैर यादव, ओबीसी, गरीब, सवर्ण, जिस भी समुदाय का नाम लीजिए, बीजेपी के पास उसके लिए कुछ न कुछ ऑफर जरूर है। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स का बड़ा कैनवस हिंदुत्व के भगवा रंग से रंगता है और श्री राम उसके सबसे बड़े आराध्य हैं। हिंदू जनमानस कैसे वोट देता है, इसे 2019 के पोस्ट पोल सर्वे से समझिए। 44% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया, 8% हिंदू वोट एनडीए पार्टनर्स को मिले, कुल 52% हिंदू वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़े, बाकी 48% वोट 300 से ज्यादा पार्टियों में बटे। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 2024 में यह कंसोलिडेशन और ज्यादा हो। मोदी विरोधी पार्टियों की कोशिश है कि 24 का चुनाव धर्म नहीं जातियों के आधार पे हो। उनको लगता है कि जातियों में थोड़ा चांस है, धर्म में बिल्कुल चांस नहीं है। लेकिन चुनाव दर चुनाव के नंबर बताते हैं कि जातियों के फ्रंट पर बीजेपी बहुत आगे है। 2019 में 59% सवर्ण वोटर ने मोदी के नाम पर वोट दिया, 54% ओबीसी ने मोदी को पसंद किया, 41% दलित वोटर ने नरेंद्र मोदी को चुना, 46% आदिवासियों को मोदी ही बेस्ट लगे। 2019 के बाद से मोदी की पार्टी ने सभी जातियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाई है। धर्म उनको मजबूती से जोड़ने वाला फेविकोल है।
हिंदुत्व के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या में 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर आकार ले रहा है। राम जन्म का मसला बाबर के समय से अटका हुआ था, लटका हुआ था, भटका हुआ था। एक सुबह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और भव्य रामलल्ला का मंदिर बन रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली रामनवमी में रामलल्ला अस्थाई मंदिर में नहीं होंगे, अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और पूरे विश्व को आशीर्वाद देते होंगे। इसके साथ औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फिर से एक बार बनाया। इतने सालों के बाद बाबा विश्वनाथ के भव्य दरबार को पुनर्जीवित किया। केदार धाम, बद्री धाम, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है। पावागढ़ के मंदिर पर शक्तिपीठ को पुनः प्रतिष्ठित किया। ढेर सारे हिंदू धर्म के मानचिन्ह को मोदी जी ने फिर से प्रस्तापित करने का काम किया। 24 के लिए मोदी की पार्टी का बहुत कुछ अयोध्या पर टिका है, लेकिन हर कोई अयोध्या तो नहीं जा सकता। इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में अखंड रामायण पाठ का इंतजाम कर दिया। सरकारी खर्चे पर अखंड रामायण का ऐसा पाठ पहली बार हुआ। जगत जननी मां भगवती, आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा से और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि पूरे प्रदेश वासियों के जीवन में सुखमय, समृद्धिमय बने, इसकी प्रार्थना करते हुए अपनी शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों के प्रति व्यक्त करता हूं। राम का नाम लेकर फर्श से अर्श तक पहुंची पार्टी राम के नाम पर हिंदू वोट जोड़ रही है। नवम सिद्धात्री चा, आज सिद्धात्री मैया की हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन आज इस दिन हम कन्याओं का भोजन भी कराते हैं और उनकी पूजन भी करते हैं। हम दोनों अपनी बेटियों के साथ हैं और बेटियों का सशक्तिकरण ये खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े, इनके रास्ते में कोई विघ्न बाधाएं ना रह पाए। उत्तर प्रदेश में जो काम योगी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में वही काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। रामनवमी के दिन राहुल गांधी किसी पूजा में नहीं दिखे। प्रियंका गांधी वाड्रा किसी मंदिर, पूजा या हवन में नजर नहीं आई। राहुल गांधी कांग्रेस के एक पोस्टर में नजर आए, जहां राहुल की पार्टी ने राहुल की तस्वीर लगाकर राम सिया राम जय जय राम दिखा और उनकी रामनवमी पूरी हो गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने रामनवमी को रमजान से जोड़ दिया। और बीजेपीर गुंडारा, একজন গুন্ডা বলছেন, টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने धूमधाम से रामनवमी मनाने का ऐलान किया तो ममता बनर्जी की ये चेतावनी आ गई। मुख्यमंत्री से शय मिली तो हावड़ा में रामनवमी जुलूस के ऊपर पत्थर चल गए। शुरुआत पत्थर से हुई, फिर आगजनी हुई। हिंदू संगठनों ने कहा कि शांति के लिए प्रशासन के अनुरोध पर 42 संगठनों ने एक जुलूस निकाला था, लेकिन उस पर भी हमला हो गया।
ये जुलूस अंजनी पुत्र सेना विश्व हिंदू परिषद 42 संगठनों के साथ एक साथ मिलकर ये जुलूस निकली थी। सभी प्रशासन के आग्रह पे हम लोगों ने सारा ये शोभा यात्रा एक साथ मिलकर निकाला कि जिससे प्रशासन को असुविधा नहीं हो। आज हम लोगों ने पूरा एक साथ निकाल दिया कि कोई शांतिपूर्वक निकल रही है। और आज के बाद फिर उन्होंने उपद्रव किया। क्या प्रॉब्लम है उनको? मैं बोल दिया अगर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो इसके बाद ईद है, रमजान है, हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होते रहेगा। प्रशासन को जितना केस देना होगा। बंगाल को एक्टिवेट कर दिया। शुवेंदु अधिकारी ने 1 लाख रामनवमी जुलूस निकालने की बात कही। हावड़ा में हिंसा हुई तो बीजेपी का पॉइंट प्रूव हो गया। यहां से बंगाल में फुल हिंदू मुसलमान होगा। वोटों का पोलराइजेशन होगा तो ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। मुसलमान ममता के पीछे आएंगे। लेफ्ट कांग्रेस अलायंस को शुद्ध घाटा होगा। सागर दीदी उपचुनाव के बाद से ममता नर्वस थी, अब वो खुलकर मैदान में है। আজকের ঘটনায় যারা দায়ী, যারা ঢুকতে দিয়েছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে স্ট্রং অ্যাকশন নেব। একজন দোষ করবে, সবার নামে দোষ হবে কেন? পুলিশকে ক্লিয়ার কাট ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছিল যে মিছিল যে করবে তার রুট ঠিক করে দেবে, সেই রুটে মিছিল করবে। আনঅথরাইজড রুটে মিছিল হবে না। তা সত্ত্বেও যদি পুলিশ অ্যালাউ করে থাকে, সে যেই হোক, এ হোক আর জেড হোক, এ টু জেড, আমি বলছি আমি খুব মানবিক, কিন্তু আমি খুব রাফ অ্যান্ড টাফ এসব ব্যাপারে। আমি দাঙ্গাকারীদের প্রশ্রয় দিই না, আমি দাঙ্গাকারীদের দেশের শত্রু মনে করি। पश्चिम बंगाल में 2014 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 21% हिंदू वोट मिले थे। 2019 में 57% हिंदू वोट बीजेपी की तरफ चले गए। हिंदू वोट ममता से दूर क्यों जा रहे हैं, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ममता ने हिंदू वोट को गारंटी और मुस्लिम वोट को बोनस मानकर काम किया। रिजल्ट ये हुआ कि मुस्लिम रह गए, हिंदू हट गए। ये हिंदू वोट ही है जो नवनीत राणा को निर्दलीय संसद में पहुंचा देता है। हम तो अखंड ब्रह्मांड के राजा श्री राम के भक्त हैं। ना हार की फिक्र करते हैं, ना जीत का जिक्र करते हैं। जय श्री राम। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रामनवमी के जुलूस से ठीक पहले पथराव हो गया। यहाँ दंगा भड़काने की कोशिश हुई। महाराष्ट्र के जलगांव में एक मस्जिद में नमाज के दौरान गाना बजाने पर हिंसा भड़क गई। वडोदरा में रामनवमी की शोभा यात्रा एक मस्जिद के बाहर से गुजरी तो पत्थरबाजी हो गई और यहाँ महिलाओं को भी पत्थर मारे गए। वडोदरा में कुंभरवाड़ा में रामनवमी के दिन दूसरी बार पत्थर चले। यहाँ इस मस्जिद के आसपास भी पहले पथराव हुआ बताया जा रहा है और उसके बाद फिर इन गलियों में भी पथराव शुरू हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टूटी हुई जो लारियाँ हैं यहाँ गिरी हुई, ये इसकी गवाही दे रहे हैं। और इधर अगर आप सड़क पे देखें तो सड़क पे आपको चारों तरफ ये पत्थर जो हैं ये दिखाई देंगे। यहाँ आप देखिए ये इतने बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो एक दूसरे पर फेंके गए। यहाँ पे अगर आप देखें पूरी इस गली में जितना भी हम आगे जा सकते हैं आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए सब जगह ये पत्थर है। ये जो स्लैब का ये पत्थर है, इन्हीं पत्थरों से इंजरी भी हुई है। फिलहाल पूरे इलाके को पुलिस ने एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। हावड़ा, संभाजी नगर, जलगांव, वडोदरा, इन सब में कॉमन थ्रेड एक ही है। रामनवमी की झांकी निकालने के सवाल पर हिंदू और मुसलमान हो जाता है। इससे किसी और पार्टी का नहीं, सिर्फ बीजेपी का ही फायदा होता है। योगी का यूपी मॉडल दिखाकर वो खुलकर लॉ एंड ऑर्डर की बात करती हैं तो धर्म के मंच से सनातन की बात होती है। हरिद्वार में गंगा के तट पर सन्यासियों का जुटान हुआ तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू परंपरा का ज्ञान दिया। बहुत चिंता होती थी, हम भी एक संकल्प लेके चले हैं, लेकिन ये कभी हो सकता है ऐसा वातावरण नहीं था। तब अंदर से उस चिंता से तप्त और ऊपर से गर्मी से तप्त ऐसा आकर यहाँ गंगा माँ का नमन करके उसके जल में ऐसा बैठ जाता था 1-2 पैड़ी। तो वो मैं प्रवाह देखता हूं तो वो मुझे आश्वस्त करता है। यह पुण्य प्रवाह हमारा सनातन काल से चलता आ रहा है। समाधान हो जाता था, जाके काम में लग जाते थे। परंतु आज
उस प्रवाह के इस आश्वस्ति के साथ यहां पर साक्षात उसकी अनुभूति इन दोनों तरफ खड़ी है, तो मन तो पूर्णतः आश्वस्त हो गया, सारी चिंताओं से हम मुक्त हो गए। उत्तर प्रदेश में 59% हिंदुओं ने 2019 में मोदी योगी के नाम पर वोट दिए। मध्य प्रदेश में 60% हिंदू वोट बीजेपी के खाते में गए। कर्नाटक में 58% हिंदू वोट 2019 में मोदी के नाम पर खड़े थे। महाराष्ट्र में 62% हिंदू वोट एनडीए पार्टियों को मिले। राजस्थान में 63% हिंदू वोट मोदी के खाते में गए। दिल्ली में 66% हिंदू वोट ने मोदी की पार्टी को चुना। हिंदू वोट का ये बेस एक दिन में तैयार नहीं हुआ। बीजेपी और संघ ने इसके लिए बड़ी मेहनत की है। कुछ काम नेता करते हैं, कुछ काम संगठन करता है और कुछ काम धर्म गुरुओं के जरिए होता है। जब तक इस भारत में राम राज्य नहीं आएगा, तब तक भारत की सामाजिक समरसता नहीं सुधरेगी, भारत अखंड नहीं होगा, राम की यात्राओं पर पत्थर फेंकना बंद नहीं होंगे, और ये तभी बंद होंगे जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर महाकौशल इलाके में बागेश्वर वाले बाबा की पॉपुलैरिटी जंगल में लगी आग की तरह बढ़ी है। ये वो इलाका है जहां 19 में बीजेपी ने छिंदवाड़ा छोड़कर बाकी सभी सीटें जीती थी।